हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का सेशन है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले 4 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं और ये हम लोग का 5वां वीडियो है, 5वां लेक्चर है। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है गणित कक्षा 10 का। इससे पहले के 4 वीडियो दिया गया है आपको। आप एसीसी रामपुर यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। आज का जो प्रमुख बिंदु है वो है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी हम लोग जानेंगे इसका रिवीजन क्या है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद जानेंगे तीसरा पॉइंट आज का है कुछ प्रमुख प्रमेय। और ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ प्रमुख प्रमेय जिसकी सहायता से हम लोग अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। उसके बाद अंतिम हम लोग का होता है आज का हेडिंग संख्याओं के अपरिमेयता को सिद्ध करने की विधि। यानी बोर्ड एग्जाम में हर बार, ये जब से किताब बदली हुई है 2019 से, तब से हर बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा ये आ रहा है कि अपरिमेयता, जैसे कि √2, √5, 1 - √2 को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला हेडिंग हम लोग का है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यानी क्या है ये, इसके बारे में जानना है। यानी सीधा सा बात किया जाए कि क्या होता है वास्तविक संख्याएं, यहाँ से हम बिल्कुल बात करेंगे। उसके बाद से चेन बाय चेन ये 2 प्रकार के होता है, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें। पहला है आपका क्या है इसमें, तो वास्तविक संख्या क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। क्या होती है वास्तविक संख्या? कहेंगे कि सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या है और जो भी अपरिमेय संख्या है, उसके समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। और वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होता है। इसका मैं जैसा कि बोला मैंने कि इसके आरेख प्रवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके समक्ष ये बिल्कुल दिखाया गया है, एक किरण आरेख की तरह दिखाया गया है इसको। ओके, एक एक के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। परिमेय संख्या के 2 पार्ट होता है, वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के 2 पार्ट होते हैं। अपरिमेय संख्या का दैनिक जीवन में यूज नहीं होता अधिकतर, इसलिए इसका चेन नहीं बनता। जबकि परिमेय संख्या का दैनिक जीवन में यूज बहुत है, इसलिए इसका चेन बनता है। और यह 2 प्रकार के होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। यानी सभी पूर्णांक और अपूर्णांक भी तो क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्णांक देखिए, जिस तरह से परिमेय का नहीं बनता, जिस तरह से अपरिमेय का नहीं बनता चेन, वैसे ही अपूर्णांक का भी कोई चेन नहीं बनता, उतना यूज नहीं है भिन्न के रूप में है, लेकिन इसका चेन बनेगा, इसका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पार्ट है, इसको डिवाइडेड किया जा सकता है। पूर्णांक के 2 पार्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है आपका ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक को कहते हैं पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। जैसे लिखा गया है पूर्ण संख्या, हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है, उस प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो होता है आपका पूर्ण संख्या। आगे देखें तो ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणोत्तर पूर्णांक। अगला है ऋणोत्तर पूर्णांक का भी 2 पार्ट होता है। पूर्ण संख्या को 2 पार्ट से विभाजित कर सकते हैं, एक शून्य और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, या हम इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए मैं इसको ले लेता हूं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृत, बस प्राकृत कह सकते हैं। तो प्राकृत में शून्य में आपका हो गया 0 और शून्य को छोड़ दिया जाए तो शेष है आपका 1, 2, 3 और भी आगे बहुत सारे आएंगे संख्या, उसको कहेंगे प्राकृत संख्या। ओके, तो अब जो है, जो मेन है हम लोग का हेडिंग की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी उसके बारे में स्टडी करना। आइए हम लोग स्टडी करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में।
ओके, सुनिएगा, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में यहां हम लोग करते हैं। परिमेय संख्या क्या है, सुनिएगा, इसकी परिभाषा जानेंगे हम लोग परिमेय संख्या की। क्या होता है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर, ये रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर ऐसे बोला जाता है। सुनिएगा, तो क्या होता है परिमेय संख्या, तो कहेंगे यदि P और Q, यदि P और Q दोनों पूर्णांक हो, अब पूर्णांक में धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो दोनों सही है, दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तब P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली, व्यक्त की जा सकने वाली समस्त संख्या को, समस्त संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने क्या जाना, यदि P और Q दोनों पूर्णांक हो तो P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि ये बात बोलना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, जबकि Q नॉट इक्वल 0। अगर मैं इतनी बात नहीं बोलता तो मेरा परिभाषा अधूरा माना जाएगा, हाँ बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी ऐसे बोलता है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्या को, P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो उसकी बात अधूरा है। जैसे यह तो P बटा Q के रूप में लिखी गई है, तो क्या एक परिमेय संख्या होगी, नहीं परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर विद्यार्थी इतनी बात नहीं बोलता और भी आगे बढ़ जाता है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q नॉट इक्वल 0, ये भी बात बोल दे, इतना भी बात बोलने पर अधूरा है परिभाषा। क्योंकि मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ, बताइए √3/2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा परिमेय संख्या नहीं है, यह तो अपरिमेय संख्याओं के रूप में है। और Q नॉट इक्वल 0, सच में Q नॉट इक्वल 0 तो है, P बटा Q के रूप में भी है, तो क्या इसको परिमेय कर देंगे, वही तो मैंने कहा कि गलती हो जाएगी, परिभाषा अधूरा है। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा देने के लिए ये बात बोलना जरूरी है कि आपने दो पूर्णांक लिया P और Q और उसका बटा के रूप में लिखना क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, जबकि Q नॉट इक्वल 0। अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का ये टोटल चेन है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। सभी अपूर्णांक क्या होगा, परिमेय होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये अपूर्णांक का अर्थ होता है भिन्नात्मक रूप कह सकते हो, ठीक है, और इसमें माइनस भी हो सकता है। और याद रखना कि सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्या को भिन्न नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भिन्न का विकास हुआ है अनुपात से, और जबकि परिमेय संख्या का विकास आप समझ ही रहे हैं पूर्णांकों से हुआ है, दो पूर्णांकों का आपस में बटा करके हुआ है। ओके, तो इसको भी आप याद रखिएगा। परिमेय संख्या के टोटल जितने भी चिन्ह हैं देख ही रहे आप, सबके सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ओके, परिमेय संख्या की परिभाषा आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और इसके लिए मैं कुछ उदाहरण भी दिया हूँ, वैसे मैं तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पेश कर दिया कि सभी क्या होगा। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, P बटा Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। ओके, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है।
बात किया जाए कि 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 2/8 लिखा जा सकता है, क्यों नॉट इक्वल 0। बात किया जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, आइए बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं 0 पर कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में आप लोग थे और पहले प्रश्नावली था, और पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही था, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यदि है तो इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसी कुछ बातें थी। तो मैं आपको बता दूं, 0 लिख सकते हैं 0/1, 0/2, यानी p/q के रूप में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन क्या परिमेय संख्या के शर्तों को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देख सकते हैं आप, p/q के रूप में है, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और परिमेय संख्या कहता है कि q नॉट इक्वल 0। देख लीजिए, q नॉट इक्वल 0, यानी हर आपका 0 के बराबर नहीं है। अरे भैया, अंश तो हो ही सकता है, नॉमिनेटर तो हो ही सकता है 0, p तो हो ही सकता है, लेकिन q नहीं हो सकता है। तो 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ओके, और भी बातें कर लिया जाए, -1/2, -5/3, ये सब के सब क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। मैं आपको एक नोट वाली बात बता दूं, ठीक है, नोट वाली बात बता दूं कि जो सभी भिन्न होता है, ठीक है, चलिए मैं इस बात को लिख देता हूं, सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, सभी भिन्न क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। परंतु इस बात को याद रखिएगा, परंतु सभी परिमेय संख्याएं, सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, जबकि या परंतु सभी परिमेय संख्याएं एक भिन्न नहीं हो सकती, एक भिन्न नहीं हो सकती। ओके, इसका कारण क्या है, कारण यह है कि भिन्न कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, भिन्न कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। बात किया जाए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, है, यानी ये परिमेय संख्या है, और साथ में यह एक भिन्न भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और याद रखना कि भिन्न का ऋणात्मक नहीं होता है, अतः जो धनात्मक होता है वो तो परिमेय होता ही है, और जो ऋणात्मक होता है वो भी परिमेय होता है। और भिन्न कहता है कि मैं ऋणात्मक नहीं रहूंगा, क्योंकि अनुपात से बना हूं। और सोच कर देखिए ना, क्या कभी किसी का अनुपात माइनस में आता है क्या, आयु का अनुपात देख लीजिए, ठीक है, आमदनी का अनुपात देख लीजिए, तो बहुत सारे अनुपात होता है, हानि लाभ का अनुपात देखिए, कभी भी देखेंगे प्रश्नों में तो अनुपात कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, और भिन्न का निर्माण हुआ है अनुपात से। इसका यह अर्थ होता है कि भिन्न सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इससे हमें यह जानकारी मिला कि सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होता है, जबकि सभी परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं हो सकता। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में। हाँ, तो परिमेय संख्या हो गया, अब चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, तो अपरिमेय संख्या क्या है, मैं इसे में कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पे और जोड़ दूं तो हो जाएगा अपरिमेय, यानी जो परिमेय नहीं होता उसे कहते हैं अपरिमेय। तो भाई इसका परिभाषा में क्या होगा, व्यक्त की जा सकने वाली, व्यक्त की जा सकने वाली, व्यक्त नहीं की जा सकने वाली, इसमें वर्ड में जोड़ लूं, नहीं की जा सकने वाली। तो यह परिभाषा बन जाता है आपका किसका, अपरिमेय का। अपरिमेय का परिभाषा बिल्कुल यही होगा। इसके एग्जाम्पल को बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज करता हूं। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। अपरिमेय क्या है समझाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि p व q दोनों पूर्णांक हो, ये बात बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, तथा ये भी बात बोलना है कि जबकि q नॉट इक्वल 0, यदि p और q दोनों पूर्णांक हो तब p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकने वाली समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि q नॉट इक्वल 0, वो कौन संख्या होगी जो पूर्णांक तो होगा लेकिन उसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है,
वो लगभग कोई होगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि वो पूर्णांक हो सकता है, ये कहने का मतलब है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल तो आपके समक्ष लिखा गया है, और मैं आपको एक और बात बताऊंगा इसमें, जैसा कि उसमें नोट में कुछ बातें मैंने बताया, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा और भी बातें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात मैं सिद्ध भी करूंगा, ठीक है। 5 एक अपरिमेय संख्या है, और याद रखना कि वैसी संख्या भी अपरिमेय होती है जिनके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता, एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता, तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपके समक्ष एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे 3.2202220 ... यह संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ही बार दो है, यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया। ये होता है कि 2 यहाँ पे है तो एक ही बार यहाँ पे भी आता, एक ही बार यहाँ पे आता, तब तो कहते कि पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके गाइस, ये सही था आपका उदाहरण। अब जो है इसके नोट के बारे में हम लोग जानेंगे, और बात किया जाए पहली बात कि अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एक बात है, क्या है वो, कांस्टेंट वैल्यू है। तो याद रखिएगा, गणित में जितने भी कांस्टेंट वैल्यू यूज किए जाते हैं वह अधिकतर तौर पे, अधिक से अधिक देखा जाए सामान्य तौर पे वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आपके सामने है पाई, तो पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। अब गणित में इसकी तरह और भी कोई यूज होता होगा तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के ज़हन में होता है ये बात, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7। तो भाई 22/7 देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या के रूप में है, फिर भी आप पाई को एक अपरिमेय संख्या क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे डिस्कशन करने की बात है, तर्क करने की बात है। आइए आपको बहुत छोटे सा मैं आंसर देता हूँ। जो आप 22/7 इस वैल्यू के देख रहे हैं ना, आज के बाद सुन लीजिए, 22/7 जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। क्या मैंने कहा, पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं होता। याद रखिएगा, पाई का मान बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ इसके मान के खोज के पीछे पड़े और आज तक इसका अंत नहीं हुआ। सुपर कंप्यूटर भी कुछ मिलियन तक खोज किया, उसके बाद भी वो भी थक गया। आज तक और भी रिपीटेड होते हैं नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 22/7 रखा गया है पाई का मान, वह गणना के लिए है, ताकि गणित में इसको गणना किया जा सके जब भी प्रश्न आए पाई के यूज के लिए। तो याद रखिएगा कि पाई नॉट इक्वल 22/7, यानी पाई जो है 22/7 के एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो गणित में जितने भी सामान्यतः कांस्टेंट वैल्यू यूज किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। पहला नोट। दूसरे नोट के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं, ठीक है। दूसरा ये विशेष बात है, याद रखना है बिल्कुल। दो परिमेय संख्याओं के बीच, मैं लिखता हूं इस बात को, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे। परिमेय संख्या होती है, और ये भी बात याद रखेगा, तीसरी बात मैं लिखता हूं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक यानी अनंत अपरिमेय संख्या भी पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या पाई जाती है, और दो
परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या भी पाई जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण की बात थी, रिवीजन की बात थी, जो कि आपके समक्ष मैंने दोनों बातों को रखा और इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दिया गया। इसके एग्जाम्पल के बारे में भी आपको बात किया गया। ओके, अब जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, पहला हेडिंग आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा है सह अभाज्य संख्या। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नंबर हेडिंग है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब होता है साथ में, आप समझ गए होंगे, यानी 2 होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या कहेंगे ऐसी संख्या जिसके मौस 2 संख्या रहेगा और जिनके मौस 1 हो, तो उन दोनों संख्या को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब साथ में, यानी 1 नहीं 2, यानी 2 अभाज्य संख्या रहे और उन दोनों अभाज्य संख्याओं को साथ में ले लिया जाए तो वो कहलाता है सहअभाज्य संख्या। एक जुड़वा अभाज्य संख्या भी होती है, ठीक है, उसके बारे में कभी डिस्कशन किया जाएगा। हाँ, क्या लिखा गया? सहअभाज्य संख्या। तो क्या कह सकते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका मौस 1 होता है। 2 संख्याएं, यदि 2 संख्याओं का मौस 1 हो, तब वह दोनों संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और 5, तो आप देखिए कि 2 और 5 का जो HCF होगा, मौसा होगा, वह 1 होगा, अतः 2 5 क्या होगा? एक सहअभाज्य होगा। आगे बात करें 5 और 13, इन दोनों का मौसा देखिए, ये भी क्या होगा? 1 ही होगा, दोनों का मौसा, अतः ये भी सहअभाज्य है। आगे बात करते हैं तो 11 और मैंने ले लिया 31, ये भी क्या होगा? सहअभाज्य संख्या ही होगा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बस ये परिभाषा मात्र आपको जानना था, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है नहीं। तो आइए अगले हेडिंग के बारे में बात किया जाए। अगला हेडिंग है कुछ प्रमुख प्रमेय, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय को तैयार रखे रहिएगा। कुछ प्रमुख प्रमेय, ओके, जो कि आपके समक्ष है। 2 प्रमेय के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें अन्य जो प्रमेय होगा, जैसे कि दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमेय होगा, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए कुछ प्रमुख प्रमेय के बारे में जानते हैं। पहला प्रमेय क्या है, इसके बारे में जानिए और इसे बिल्कुल याद भी कर लीजिए। क्या है पहला प्रमेय? यदि मान लेते हैं कि P एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या, और A एक धनात्मक पूर्णांक है। P एक अभाज्य संख्या है और A क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रमेय कहता है कि यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। अब बात किया जाए कि कोई एक धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक लो और ऐसा लो कि उसके स्क्वायर को ये क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो मैंने एक धन पूर्णांक 4 ले लिया। अब इसके वर्ग कर दिया जाए तो हो जा रहा है 16, यानी जो 2 है 16 को बिल्कुल बढ़िया से काटेगा, अतः 2 4 को भी काटेगा। सच बात है कि 2 4 को भी काटेगा और 2 16 को भी काट देगा। क्लियर हुआ? यही प्रमेय कह रहा है कि यदि इस प्रमेय को याद रखे रहेगा
कि मान लेते हैं कि p एक अभाज्य संख्या तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p a स्क्वायर को वैध करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ओके गाइस, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जैसे कि उदाहरण आपको दिया गया। ठीक है, दूसरे प्रमेय की बात किया जाए, इसका प्रूफ आपको नहीं पूछता, एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन हाँ ध्यान रहे दूसरा प्रमेय आपका है √2 एक अपरिमेय संख्या है और आपके एग्जाम में लगातार पूछता रहा है और पूछेगा भी आगे जब भी परीक्षा होती है बोर्ड की। ओके, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ कीजिए, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आइए आपके समक्ष वैसे तो प्रमेय है ये √2 अपरिमेय संख्या है। आइए प्रमेय नंबर 2, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या किया जाएगा, डायरेक्टली मैं प्रूफ करूंगा, उसके बाद से जो हम लोग का लास्ट हेडिंग है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जब परिमेय है इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और यह भी बात कहेंगे जबकि p व q दोनों सह अभाज्य संख्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मात्रा 1 है, अभाज्य संख्या है। ओके, और ये भी बोलेंगे कि q नॉट इक्वल 0, ये बोलना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, q नॉट इक्वल 0। इतना बात बोलने के बाद आप कहोगे तब प्रश्न से, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तब प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि √2 एक क्या है, परिमेय है, यानी हम √2 को लिख सकते हैं परिमेय, यानी p/q के बराबर, क्योंकि परिमेय कहा गया, मतलब उल्टा मैंने माना इसको। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √2q इक्वल p। उसके बाद इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए तो कह देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग किया जाए तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसे मान लीजिए रिलेशन नंबर फर्स्ट। यही से बात हम बढ़ाएंगे प्रमेय नंबर 1 की सहायता से, इसे हम प्रूव करेंगे। कैसे? ऐसे प्रूव करेंगे कि यदि 2p² को विभाजित करता है तो 2p को विभाजित करेगा। इस तरह से हम अपनी बात को स्पष्ट करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं। ओके, कहेंगे यदि 2p² को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा, ओके, ये बात लिख देंगे। उसके बाद से आप मानोगे कि माना जो p है उसको मान लेंगे 2k मानिए, 2n मानिए, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी वैसे मान सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मानेंगे पुनः माना, क्योंकि माना एक बार हो चुका है तो इसलिए दोबारा की बात हो गई, तो कहेंगे पुनः माना p बराबर 2k या 2p मान सकते हो या 2m मान सकते हो, 2k, तब पुनः माना यहाँ पे लिख देंगे। तब मान अगर रखा जाए समीकरण नंबर 1 में तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2k
क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्थान पे 2k रखेंगे तो 2k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल 4k स्क्वायर। तो इससे काटेंगे तो 2 दूनी का 4, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। रिलेशन नंबर सेकेंड। जिस तरह से आपने प्रमेय नंबर फर्स्ट की सहायता से इस बात को स्पष्ट किया कि 2p स्क्वायर को वैध करता है तो 2p को भी वैध करेगा, वैसे ही समीकरण नंबर 2 की सहायता से और प्रमेय नंबर 1 को पुनः से रिपीट करेंगे कि यदि 2q स्क्वायर को वैध करता है तो 2q को भी वैध करेगा। वही बात करेंगे अगेन, कहेंगे यदि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। ओके, इस तरह से दो इक्वेशन बना करके अपनी बातों को ये रखा कि वैध करेगा। विभाजित तभी करेगा जब उसमें कोई ना कोई कॉमन हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं होगा, वो एक के अलावा कोई और होगा, तभी तो वैध करेगा। इसलिए हम अपनी बात को बोलेंगे कि चूंकि P और Q के अन्य गुणनखंड होंगे, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने इसके उल्टा माना है कि दिया गया संख्या परिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लिखेंगे, कहेंगे क्या, चूंकि P व Q के कुछ, या फिर कह सकते हो P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, जो कि मेरे माने गए कथन का विरोधाभास है। क्योंकि मैंने कहा था क्या है, परिमेय संख्या है और दोनों सहभाज्य है, यानी गुणनखंड उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है कुछ ना कुछ, जो कि माने गए कथन का विरोधाभास है। मैं यहां पर लिखता हूं इसको, विरोधाभास है या विपरीत है, कह सकते हो विपरीत है। अतः दी गई संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो मेन आपको दिखाना था, यही दो इक्वेशन को दिखा करके अपनी बातों को स्पष्ट करना था। उसके बाद यहाँ पे ये बात आप बोल सकते हो जो लिखा गया है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये दूसरा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। √2 नहीं पूछता तो पूछ लेता है √5, पूछ लेता है √7, √3, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे हल कर सकते हो। ओके, आगे चला जाए तो ये क्या है आपका, ये प्रूफ हो गया आपका दूसरा प्रमेय। तो आगे चलते हैं हम, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगला हेडिंग है और अंतिम नंबर है, संख्याओं के अपरिमेयता सिद्ध करने की विधि। इसको जानेंगे क्या तरीका है सिद्ध करने का, ठीक है। तो आज इसको पढ़ा रहे हैं, लास्ट हेडिंग है
संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करने की विधि सुन लीजिए। हम जानते हैं कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p व q दोनों पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0। ये आपको पता है, क्लियर है? ये आपको पता है कि यदि p और q दोनों पूर्णांक हो तो p बटा q के रूप में व्यक्त न की जा सकने वाली संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जबकि q नॉट इक्वल 0। ओके, अपरिमेयता के लिए यह भी बताया गया है कि दशमलव प्रसार करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक मान आएंगे, यानी उसका प्रवृत्ति खंड प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको करने की विधि क्या है इसको मैं बता दूं। इसको करते हैं विरोधायुक्ति उपपत्ति से करते हैं। इसको नाम मैंने क्या दिया? विरोधायुक्ति बोलेंगे इसको। विरोधायुक्ति प्रमेय या उपपत्ति प्रमेय कह सकते हो, यानी जितने भी अपरिमेयता को सिद्ध करना है इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। यानी सबसे पहले माना जाएगा कि मानो दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो उस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जबकि a नॉट इक्वल 0 और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ओके, इतनी बात सबसे पहले मानेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले दी गई संख्या को हम उल्टा मानते हैं। परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद मानने के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि दूसरी बात कि दी गई संख्या लिखेंगे प्रश्न से दूसरी बात, और कहेंगे क्या? प्रश्न से जो संख्या रहेगा उस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 माइनस अंडर रूट के 3 है तो इसको आप p बटा q के रूप में लिख दोगे या फिर a बटा b के रूप में लिख दोगे। ओके, दूसरी बात ये करेंगे। उसके बाद जो आपको लगता है कि जैसे कि अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये एक इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स को, इस पूर्णांक को आप क्या करोगे? इसके साथ लाओगे, क्योंकि p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है और ये परिमेय है। इसको इसके पास लाओगे और जो बिल्कुल अंडर रूट वाली संख्या होगी उसको एक पक्ष में करोगे और शेष को एक पक्ष में करोगे। ओके, उसके बाद से आप अपनी बात को रखोगे कि भाई दोनों के भाग देने पर, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों को भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए अंडर रूट 3 भी या अंडर रूट 3 या दी अंडर रूट 3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये भी परिमेय है। ठीक है, ऐसे व्यक्त करने के बाद अब अंत में बात कहोगे कि दी गई संख्या, क्योंकि मैंने उल्टा माना है इसलिए दी गई संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब इसमें कुछ है नहीं, अगर कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बात समझ में आ जाती है। मैंने स्टेप बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे? उसको उल्टा मानेंगे। ओके, जैसा कि लिखा गया है विरोधायुक्ति उपपत्ति प्रमेय, जिसका नाम है, उल्टा मानेंगे कि परिमेय संख्या है। दूसरी बात, और सहअभाज्य मान लेंगे कि p और q क्या है? सहअभाज्य से। और उसके बाद कहेंगे दूसरी बात में कि जो परिमेय है उसके बराबर कर देंगे, जो संख्या उसके बराबर p बटा q कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे और अपरिमेय वाला जो संख्या है उसको एक तरफ और परिमेय वाले को एक तरफ करेंगे। और अंत में जो तीसरी वाली स्टेप है, अंत में ये बात अपनी रखेंगे कि चूंकि दो पूर्णांकों को आपस में भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसको आप कहोगे कि इसलिए परिमेय होगा, और ये परिमेय इसलिए होगा क्योंकि मैंने उसे उल्टा मानकर किया है तो परिमेय आया। क्लियर हुआ? तो उस उल्टा क्या होता है? सीधा होता है। उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। अगले क्लास में इससे संबंधित लेकर आएंगे आपके समक्ष कुछ प्रमुख एनसीईआरटी प्रश्न जो एग्जाम में हर वर्ष पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।